नमस्कार, आप देख रहे हैं नब्बे 24 और मैं हूं राजेंद्र सिंह। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पूर्णिया में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और प्रभारी मंत्री विजय चौधरी ने 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। बैठक में पूर्णिया के सभी विधायकों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रभारी मंत्री चौधरी ने कहा कि पूर्णिया में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। उन्होंने विशेष रूप से बाढ़ के मुद्दे पर चर्चा की और कहा कि बिहार के अन्य जिलों की तरह पूर्णिया भी इस समस्या से जूझ रहा है। बाढ़ की समस्या का अस्थायी समाधान हाई डैम बनाना है, लेकिन नेपाल की तरफ से सहयोग न मिलने के कारण इसमें बाधा आती है। इसके बावजूद सरकार द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उपचुनाव के संदर्भ में उन्होंने कहा कि एनडीए सभी सीटों पर मजबूत स्थिति में है। साथ ही लालू यादव के लिए भारत मांगने के मामले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर कोई अपनी मांग रख सकता है। अररिया सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने वह बयान नहीं सुना, लेकिन राज्य में हर धर्म और जाति के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। पूर्णिया से श्यामनंदन की रिपोर्ट। आज आप सब लोगों को पता होगा कि जिला जो कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति है उसका नए ढंग से गठन किया गया था और उसकी ये पहली बैठक थी। हालांकि 2 बार पहले भी बैठकें निर्धारित की गई थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो स्थगित हो गई। तो आज एक तरह से 3 बैठकें हुई है। एक तो जिला कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है, जिसको बोलचाल की भाषा में 20 सूत्री समिति कहा जाता है। दूसरा एक मुख्यमंत्री सेतु योजना से संबंधित समिति होती है और तीसरा एक मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना से संबंधित समिति होती है। तो तीनों समिति की बैठकें आज हुई और उन दोनों बैठकों में तो मुख्य रूप से उन दोनों योजनाओं के तहत जो स्कीम्स लिए जाने हैं उसको उस समिति द्वारा पारित होने की अनिवार्यता है। तो इसलिए उसमें सभी माननीय विधायक सदस्य हैं। उन लोगों की जो अनुशंसाएं आई या फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा जो इस जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जो सेतु की यानी पुल की आवश्यकता है, या फिर शहरी विकास में जो नगर क्षेत्र है, नगर निकाय के अधीन क्षेत्र हैं, उनमें जो विकास योजनाओं के लिए गली नाली ये सब था, इस सबको आज पास किया गया है, पारित किया गया है। वो मुख्यालय जाएगा, फिर यहाँ उनकी अंतिम स्वीकृति होगी, फिर उनका क्रियान्वयन। उसके बाद जो 20 सूत्री या कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई, उसमें इस बार बहुत सारे हम समझते हैं करीब जो माननीय सांसद, माननीय विधायक हैं, उसके अलावा 2 तो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और लगभग 25 सदस्य बनाए गए हैं जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो उन सब के साथ आज बैठक हुई। काफ़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई और सभी लोगों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि विकास के संबंध में जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, या अगर कोई फिर कुछ नई कठिनाई दिक्कत है तो उसके संबंध में भी उन लोगों ने बातें की हैं और हम लोगों ने उसको गंभीरता से लिया है। और जो यहाँ जिला प्रशासन के स्तर से निपट सकता है वो हमने बैठक में ही जिला पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है कि उसको अपने स्तर से दूर करें। कुछ मामले हैं जो मुख्यालय स्तर से निर्णय अपेक्षित होगा, उसके संबंध में हम लोग पटना में बात करेंगे। वो सब बात हुई। साथ ही जो हमने यहाँ पर देखा है, मैं जिला प्रशासन को और ख़ास तौर से जो यहाँ के
युवा और काफ़ी ऊर्जावान जिला पदाधिकारी हैं। उन्होंने जो कुछ नवाचार या इनोवेटिव स्कीम्स शुरू किए हैं वो काबिले तारीफ हैं और दूसरे जिलों में भी इसका अनुकरण करने लायक ये योजनाओं की शुरुआत। एक तो जो उन्नयन बिहार का मामला था, संयोग से यही जिला पदाधिकारी जब बांका में थे तो इन्होंने स्मार्ट क्लास और उन्नयन बिहार की जो कल्पना की थी वो अभी सब जिले में चल रही है। उसके साथ ही इन्होंने जो पूर्णिया क्लासेज लाइव या पूर्णिया लाइव क्लासेज की जो पहल की है वो आप कोई आदमी समझ सकते हैं जो कितनी बड़ी पहल है। उसमें जो सबसे अच्छे शिक्षक माने जाते हैं या जो सबसे अच्छा पढ़ाते हैं उन्हीं शिक्षकों से आज जिले भर के किसी भी स्कूल में विद्यार्थी अपने विद्यालय में जो स्मार्ट कक्ष या कमरे बनाए गए उसमें उन्हीं से वो क्लास कर सकते हैं। ये हमने वहाँ चलते भी देखा है और नए उसमें कुछ नए चीज़ों की शुरुआत भी हमने की है। आज एक का शुरुआत भी उन्होंने हमसे कराया है। तो ये तो समझिए कि एक तरह से क्रांतिकारी पहल है। और जिले में बाकी अभी बाढ़ की स्थिति आई थी, सब जानते हैं कि इस बार बाढ़ ऐतिहासिक रूप में प्रचंड हो गया। चाहे बगल में कोसी हो या महानंदा हो, सब में इतना पानी पिछले समय में कभी नहीं आया था। यहाँ तो कई नदियों का जाल है, महानंदा या पूरा किशनगंज से लेके पूर्णिया ये सब कुछ, कनकई है और भी कई नदियाँ हैं। 16-17 नदियों का ये जाल है, महानंदा का जो फीडर ट्रिब्यूटरीज। तो इसलिए सब में पानी बहुत ज़्यादा, मतलब ये वाटर लेवल कभी पिछले समय में नज़दीक में नहीं आया था। और उसका कारण भी था कि इन सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है और नेपाल में इस बार जो बारिश हुई है वो हमारे साथ साथ बल्कि हमसे भी ज़्यादा नेपाल के लोग परेशान हैं। 28-29 सितंबर को जो नेपाल में बारिश हुई वो रिकॉर्ड बारिश थी कि 60 घंटे में 250 मिलीमीटर की बारिश हुई। ये समझ लीजिए, नेपाल में तो करीब 150-200 लोग बह गए, लापता हो गए, इतनी बारिश हुई। और आप सब लोग जानते हैं कि सारा पानी तो नेपाल का अंत में बिहार के ही विभिन्न नदियों से होते हुए अंत में गंगा में मिलके बंगाल की खाड़ी जाती है। और ये भी पहली दफा हम लोग बिहार में भी हम लोगों ने अनुभव किया है कि एक साथ नेपाल से आने वाली सारी नदियों में एक साथ बाढ़, क्योंकि सब नदी का उद्गम स्थल नेपाल में भी अलग अलग है। जो पश्चिमी नेपाल से आने वाली नदियां हैं, अगर पश्चिमी भाग में केवल बारिश होती है तो केवल उन्हीं नदियों में बाढ़ आती है, जैसे घाघरा है, गंडक है। अगर मध्य नेपाल में बारिश होती है तो वहाँ से आने वाली नदी जो है अधवारा है, बागमती है, कमला है, इन सब नदियों में बाढ़ आती है। पूर्वी इलाके में अगर नेपाल में बारिश होती है तो जो भी महानंदा है, कोसी है या जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, इन सब में बाढ़ आती है। ये भी बहुत जमाने बाद पहली दफा हुआ कि नेपाल के पूरे क्षेत्र में पश्चिम से लेके पूर्व तक एक साथ इतनी घनघोर बारिश हुई। और इसी का नतीजा था कि बिहार में की सभी नदियों में बाढ़ की स्थिति हो गई। हालांकि हम लोगों ने जो बाढ़ पूर्व तैयारी की थी उसके मद्देनज़र बहुत कुछ
उसके कारण जो नुकसान हो सकता था उसको हम लोगों ने बचाया। लेकिन कुछ जगह तो जो हमने बांध बनाया है, बांध के ऊपर से ही पानी बह गया, इतना जल स्तर ऊंचा गया। आपके बगल में कोसी में, जो बीड़पुर में, सुपौल जिला में बराज बना है, बराज के साथ जो गेज कहते हैं, पानी का स्तर मापने का जो वो लगा हुआ है, गेज की तो बात छोड़िए, बराज के ऊपर से पानी निकल गया। ये भयावहता थी, पानी इतने मतलब जोर से आया, तो इसलिए लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन उस परेशानी के आलम में भी जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहल रही है, और बाढ़ के जमाने में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जो बिहार में व्यवस्था है या बिहार में तरीका है, ये जान लीजिए, ये पूरे मुल्क में, पूरे देश में कहीं नहीं है। सारे दूसरे प्रदेश के लोग बिहार की नकल करते हैं। आपदा प्रबंधन के मामले में किस तरह की आपदा में पीड़ित लोगों को किस तरह की सुविधा या रिलीफ या सहाय कार्य किया जाएगा, कितने घंटे में पहुंचाया जाएगा, इन सब के लिए एसओपी बना हुआ है, माने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रिया, ये बना हुआ है सब जगह। इसलिए तुरंत जिला प्रशासन निर्णय लेता है और पीड़ितों तक सहायता सामग्री पहुंचाता है। लेकिन जहां बाढ़ की विकरालता इस किस्म की हो तो वहां थोड़ा वक्त तो लगता है, कहीं कहीं वक्त भी लगा है, हम उससे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कोई ऐसा पीड़ित परिवार नहीं है जिसको हम लोगों ने सरकार की तरफ से सहायता नहीं पहुंचाई है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी जानकारियां दी है और हमने ये भी कहा है, और जिला प्रशासन तैयार है कि अगर कोई छूटे बचे लोग हों तो उनको भी चिन्हित करके उनको तक सहायता पहुंचाई जाएगी। इसलिए फसल जो क्षति हुई है उसका भी प्रतिवेदन मांग के वो बनाया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है, तो उन लोगों को भी मदद दी जाएगी। जिनका घर गिरा है, बहा है, उसका भी सही ढंग से रिकॉर्ड बना के उन लोगों को भी मदद की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हो रही है, इन सब की समीक्षा हुई है और इन सब में जो कमियां पाई गई हैं उनको दूर करने का भी निर्देश दे दिया गया है। इसलिए हम समझते हैं कि काफ़ी उपयोगी और प्रभावी बैठक हुई है, संयोग से काफ़ी दिन बाद हुई है, इसलिए लोगों को भी अच्छा लग रहा था जो बहुत दिन के बाद बैठक हुई है। और हमने सभी माननीय सदस्यों, सांसद, विधायकगण सबको हमने धन्यवाद दिया कि उन लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, और पदाधिकारी भी, जिला प्रशासन के लोग मुस्तैद रहे, इसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया है। सर, ये सीमांचल में ये सीमांचल सहित सीमांचल का तो है ही, सीमांचल के ठीक उल्टी दिशा में चले जाइए तो पश्चिम में भी जो जगह है सबके साथ बाढ़ और कटाव की स्थिति रहती है। इनका अस्थाई निदान है उच्च स्तरीय डैम, हाई लेवल डैम। और हाई लेवल डैम का मतलब ही होता है कि ये नदियों के सबसे ऊपर वाले हिस्से में बनाया जाता है, और स्वाभाविक रूप से वो ऊपर वाला इलाका सभी नदियों में नेपाल का क्षेत्र पड़ जाता है, चाहे गंडक हो, बागमती हो, कोसी हो, सब में वो चिन्हित करके 2003-04 में ही समझिए जेपीओ कहते हैं, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें भारत सरकार के अधिकारी रहते हैं, बिहार सरकार के, नेपाल सरकार के, सब लोग मिलके वो हाई लेवल डैम बनाने का काम शुरू करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इसमें कोई प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि नेपाल सरकार के तरफ से
हम लोगों को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है। उनके यहाँ भी लोग इस चीज से बिल्कुल विद्रोह की स्थिति में आ जाते हैं। हम लोगों ने कई बार अधिकारियों को भेजा है, तो लेकिन अभी तक उसका जो अस्थायी निदान है, बाकी जो और भी निदान है, जैसे इस बार हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है और हम भारत सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने भी इस पहल को स्वीकारते हुए मदद देने का भरोसा दिलाया है कि अगर ऊपर में हम नहीं बना पाएंगे तो हम लोग नीचे में ही एक एक बैराज और बना दें, या जो हमारे तटबंध है इनको और फर्दर रेजिंग स्ट्रेंथनिंग जो कहते हैं, मैंने उच्चीकरण और उसका मजबूतीकरण कर दें, जिससे कि पानी कुछ भी आए तो उसका कुछ बिगड़े नहीं। हम लोग उन योजनाओं को भी अब टेकअप करने वाले हैं। सर एक सवाल,